हेलो प्रिय स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी को अपने क्लास यूडी रोजगार में। यह क्लास रेलवे ग्रुप डी का प्रीवियस ईयर प्रश्न है जो कि 2018 का यह पूछा हुआ प्रश्न है। देख सकते हो यह जो 12 तारीख 11वां महीना 2018 का 9 से 10:30 तक यानी फर्स्ट शिफ्ट का यह पूछा हुआ ओरिजिनल प्रश्न पत्र है। और आप सभी को इस क्लास के माध्यम से 100 क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर है उसका यहाँ पे हल करेंगे और सभी प्रश्नों को बारीकता से समझेंगे। आप सभी को पता होगा कि किसी भी एग्जाम को क्रैक करने के लिए प्रीवियस ईयर प्रश्न को लगाना हमें अति आवश्यक है। यह जो प्रश्न का यह प्रश्न पत्र है, देख सकते हो पटना का यह प्रश्न पत्र है। ठीक है, तो चलो हम सब शुरू करते हैं। पहला प्रश्न देखो क्या हमसे पूछा गया था। पहला प्रश्न यहाँ पे पूछा गया था, आप सभी से बताना होगा कि आगा खा कप खाली स्थान खेल से संबंधित है। आगा खा जो कप का संबंध जो है वह हॉकी से संबंधित है। किससे? हॉकी खेल से संबंधित है। ऑप्शन नंबर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे 2 होगा आपका राइट आंसर। ठीक है, 2 नंबर का प्रश्न देखो क्या पूछा गया था, समझना। 2 नंबर का प्रश्न यहाँ से आप सभी से पूछा गया था। हर एक प्रश्न आप सभी के लिए इम्पोर्टेंट होगा क्योंकि प्रीवियस ईयर आप सभी को 100% हेल्पफुल साबित होगा आप सभी को नंबर इंक्रीज करने में। ठीक है, 2 नंबर का प्रश्न देखो क्या पूछा गया था कि एक सदाबहार झाड़ी में संयुक्त पंक्तियां और एकांक में उगने वाले युग्मकारी और एपिजेनस फूल है। ठीक है, प्रत्येक फूल कई पुंकेसर और एक्सल्यूमिनियम बीज संग कई फलों के साथ डाइलेमिक स्थिति की कोशिका विशेषताओं को दर्शाता है। इनमें उन्नत वर्णों से अधीम वर्णों का अनुपात क्या होगा? सिंपल तरीका से समझना, सदाबहार झाड़ी हो, इसमें पत्तियां और एकांक युग्म तो होता ही है, और अगर इसमें उन्नत वर्णों से अधीम वर्णों का अनुपात पूछे तो 1:1 होगा। कब? सदाबहार झाड़ी हो तब। ठीक है, उन्नत वर्णों और अधीम वर्णों का रेशियो 1:1 होता है। अगला प्रश्न देखो क्या पूछा गया था। 3 नंबर का प्रश्न। 3 नंबर का प्रश्न पूछा गया था कि करा आपको एक प्रश्न और उसके बाद 2 कथन दिए गए हैं। निर्णय ले कि कौन सा कथन प्रश्न का उत्तर देने के लिए आवश्यक या पर्याप्त है। ठीक है, यहाँ पे समझना प्रश्न क्या कर रहा है। देखो प्रश्न कर रहा है, प्रश्न यहाँ पे कर रहा है लेटर। लेटर के लिए कोड क्या है? देखो यहाँ पे हमें लेटर के लिए कोड पूछा गया, यह प्रश्न है। कथन क्या कर रहा है भाई? कथन कर रहा है किसी कोड में आई वाज लेटर को इतना लिखा के रूप में लिखा जाता है और सी इज लेटर को इतना के रूप में लिखा जाता है। अब बताना है कि कौन सा कथन सही है। तो लेटर का अगर हमें कोड पता करना है ना, तो देखो इससे भी हमें लेटर का कोड पता चलेगा और इससे भी हमें लेटर का कोड पता चलेगा। यानी हमें यहाँ पे क्या है, तो कथन 1 और कथन 2 जो है एक साथ पर्याप्त है। यानी देखो आई बाज लेटर, यानी इसमें लेटर का इसमें कोड है, इससे पता चल जाएगा। इसमें भी लेटर है यानी इसका कोड यहाँ से पता चल जाएगा। यानी दोनों का दोनों प्राप्त है। ठीक है, ये 2 नंबर का। 3 नंबर का प्रश्न समझना क्या कर रहा है, सॉरी 4 नंबर का प्रश्न क्या कर रहा है। करा किसी निश्चित धनराशि पर 5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 3 बरस के लिए साधारण ब्याज। ठीक है, 3 बरस के लिए साधारण ब्याज और उसी धनराशि पर 4% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 बरस के लिए ब्याज से इतना अधिक है, तो दोनों ब्याजों का योग क्या होगा? ठीक है, अब सिंपल तरीका से हमें यहाँ पे समझना होगा। क्या समझना होगा? तो देखो क्या क्या दे रखा है जो समझना है। यहाँ पे देखो हमें दे रखा है कि निश्चित धनराशि पर 5%, यानी दर कितना है भाई? तो दर है 5%। ठीक है, और समय कितना है? 3 बरस, यानी टाइम कितना है? तो टाइम 3 साल है। ये क्या है? तो ये कह रहा है साधारण ब्याज, यानी यह क्या है? एसआई है। ठीक है, समझ पा रहे हो? कह रहा उसी राशि पर, वही धनराशि पर 4% दर, यानी दर कितना है? तो दर है 4%। दर 4%। बरस कितना है भाई? तो यहाँ पे समय कितना है? तो समय 2 साल है। और यह क्या है? तो यहाँ पे 2 साल है। और यह क्या है? तो चक्रवृद्धि ब्याज है। चक्रवृद्धि ब्याज यानी सीआई। अब कह रहा है कि ब्याजों का अंतर इतना अधिक है। अब देखो यहाँ से हमें समझना पड़ेगा कि अगर यह देखो एसआई साधारण ब्याज है और इसमें रेट और टाइम दे रखा है। अब रेट और टाइम दे रखा है तो इससे हम ब्याज कैसे निकालते हैं? तो एसआई बराबर क्या होता है? ब्याज बराबर होता है रेट इंटू टाइम।
रेट इंटू टाइम होता है, रेट इंटू टाइम होता है साधारण ब्याज में, यानी 5% 3 बरस के लिए यानी कितना हो जाएगा, तो यहाँ पे 15% हो जाएगा क्या, तो यहाँ पे ब्याज हो जाएगा। ठीक है, 15% ब्याज हो गया। अब अगर चक्रवृद्धि ब्याज दिया हो, समझना ये तो साधारण ब्याज में होता है कि एस आई बराबर रेट इंटू टाइम होता है, लेकिन अगर सी आई में अगर हमें यहाँ पे सी आई निकालना है यानी चक्रवृद्धि ब्याज में ब्याज निकालना होता है, तो कैसे निकालते हैं, तो देखो दर दे रखा है 4%, समय 2 बरस, अगर समय 2 बरस है तो 2 बार सक्सेसिव लगाएंगे, 3 बरस है तो 3 बार सक्सेसिव लगाएंगे। ठीक है, तो देखो सी आई बराबर कैसे होता है, तो समय 2 बार सक्सेसिव लगाएंगे 4 का, यानी क्या होगा, तो यहाँ पे होगा 4 + का 4 गुने का 4 और बटा का 100। ठीक है, अब देखो 4 और 4 8 होगा, प्लस का 4 गुने का 4 16, और 16 में अगर हम 100 से भाग देंगे तो यहाँ पे क्या होगा 0.16। ठीक है, अब जब इसको हम जोड़ेंगे तो 8.16 हो जाएगा, 8.16। देखो यहाँ पे ये क्या हो गया, तो ये प्रतिशत हो गया। अब देखो एस आई की बात करें तो यहाँ पे कितना है, तो 15%, और सी आई की बात करें तो 8.16%, ये निकल गया। ठीक है, अब हमसे क्या कर रहा है ना कि दोनों का अंतर जो है ना वह यहाँ पे देखो क्या दे रखा है, यहाँ पे समझना दोनों का अंतर दे रखा है 649.80 अधिक है, यानी इतना और इतना को घटा देंगे तो इतना हो जाएगा, अधिक बोल रहा है ना, तो वही समझना है यहाँ पे समझना। देखो कितना है, तो 15 होगा, माइनस के यहाँ पे क्या होगा 8.16 होगा, इतना हो जाएगा, और अधिक यानी घटाएंगे इतना हो गया, प्रतिशत होगा, और बराबर में कितना अधिक है भाई, तो 649.80 इतना अधिक है। ठीक है, समझ पा रहे हो। अब देखो इतना में हम घटा देंगे, 15 में से अगर हम 8.16 को घटाते हैं तो हमें कितना हो जाएगा, तो यहाँ पे देखो 100% हो जाएगा, और बराबर में इधर कितना आ जाएगा, तो देखो 15 में अगर हम 8.16 को घटा देते हैं, ठीक है, तो हमें कितना बच जाएगा यहाँ से, तो हमें बच जाएगा यहाँ से 6.84, और यह गुना में है तो इधर आ जाएगा, क्या हो जाएगा, तो भाग में हो जाएगा, यानी 649.80, और यहाँ पे बट्टा में आ जाएगा, ये प्रतिशत है यानी 100% है ना, यहाँ पे इंटू में है, तो ये टोटल क्या होगा, घट के जो आएगा वह भाग में आ जाएगा, और कितना आ जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा 6.84 और गुना का 100 कर देना है। ठीक है, समझ पा रहे हो, यहाँ पे समझने की कोशिश करना। अब देखो यहाँ से देखो दशमलव के बाद 2 अंक है, दशमलव के बाद 2 अंक, दशमलव से दशमलव कटा, अगर हम इसको इतना से हम काटने की कोशिश करें ना, इसको इतना से काटने की कोशिश करें तो देखो हमें 95 मतम कटेगा, यानी यहाँ से क्या आया 95 और 00, यानी यहाँ से क्या होगा, तो 95 100 हो जाएगा, 9500 हो जाएगा। ठीक है, सिंपल तरीका से समझ गए हो। चलो अगला प्रश्न समझना क्या कर रहा है, तो 5 नंबर का, यहाँ से समझना आप लोग 5 नंबर का प्रश्न जो है क्या पूछा जा रहा है। देखो कह रहा है यहाँ पे कि जतीन के पास 2240 अंडे हैं, ठीक है, जबकि जतीन के पास, ठीक है, जबकि तनीष के पास 3840 अंडे हैं। कह रहा है किसी कार्टन में अधिकतम कितने अंडे इस प्रकार रखे जाएं जिससे कई अंडे बाहर ना छूटे और ना ही कोई जगह खाली बचे, साथ ही जतीन और तनीष का उपयोग करने में भी आसानी हो। अब जब भी ऐसा पूछे तो सिंपल तरीका से यहाँ पे हम HCF लगाएंगे। HCF में क्या करते हैं, तो सबसे पहले जो छोटा उसको लिखते हैं 2240, और यहाँ पे जो बड़ा होता है यहाँ पे लिखते हैं 3840। अब इसको हम लोग क्या करते हैं, तो इसको हल कर देते हैं। देखो एक मरतम लगेगा यहाँ पे 2 2 4 0, ठीक है, 0 होगा 0 होगा, यहाँ पे 6 होगा 1 होगा, ठीक है, 1600, फिर इधर आ जाएगा कितना 2240। अगर हम यहाँ पे कितना मरतम लगाते हैं, 2 को मरतम नहीं लगेगा, 1 मरतम, 1600, यहाँ पे 0 4, यहाँ पे 12 में 6 जाएगा 6, ठीक है 64, और ऊपर से कितना आ जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा 16 और यहाँ पे 00। अब कितना मरतम लगेगा भाई, तो यहाँ पे देखो अगर हम 2 मरतम लगाते हैं तो 0 4 दूना का 8, 8 दूना का 16, ठीक है, इतना आ गया, सॉरी 6 दूना का 12 हो जाएगा, 6 दूना का 12 हो जाएगा। अब यहाँ पे 0 हो गया, यहाँ पे 10 में से 8 जाएगा 2 हो गया, ये 5 में से ये 3, ठीक है, अब यहाँ पे 640, अब इतना 2 मरतम लगेगा यानी 64,
ये कट गया, तो यहाँ से हमें HCF जो निकला ना 320 निकला। 320 जो है हमारा राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर 1 इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर। ठीक है, समझ पा रहे हो ना? तो चले नेक्स्ट पे। देखो यहाँ पे समझना 6 नंबर का प्रश्न। 6 नंबर का प्रश्न पूछा गया है कि मध्य प्रदेश सरकार द्वारा अक्टूबर 2017 में राज्य के किसानों के समर्थन देने के लिए शुरू की गई कम कीमत भुगतान योजना को कहा गया। तो क्या कहा गया भाई? तो भावांतर भुगतान योजना। देखो करेंट से है, करेंट आप सभी को पढ़ लेना है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन नंबर 2 होगा। अगला प्रश्न देखो क्या कर रहा है 7 नंबर का। 7 नंबर का प्रश्न देखो पूछा गया था कि अगले आकृति क्या होगा। सिंपल तरीका से यहाँ पे समझना, अगला आकृति जो होगा वह क्या होगा। यहाँ पे देखो क्या दे रखा है, ये 1 रेखा 2 रेखा L, और L का जो अगली आकृति है ना इसका अपोजिट है, अपोजिट है ना। अब उसी प्रकार देखो यहाँ पे ये क्या दे रखा है, P दे रखा है, और यहाँ पे देखो इसका अपोजिट यहाँ पे क्या दे रखा है, ये P दे रखा है। यानी यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए होगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर। ठीक है, चलो अगला प्रश्न समझना 8 नंबर का। 8 नंबर का प्रश्न कर रहा है निम्नलिखित में से कौन सा पौधा तने के माध्यम से प्रजनन करता है। तने के माध्यम से प्रजनन करने का अर्थ है ना कि आप लोग उसका तना तोड़ दो, जिसे टहनी कहते हो, डायरेक्ट जमीन में गाड़ दो, वह क्या हो जाएगा? वह क्या हो जाएगा? पौधा का रूप ले लेगा, यानी उसमें जड़ आ जाएगा। तो वह कौन होता है भाई? गुलाब होता है। यानी ऑप्शन नंबर 4 होगा आपका राइट आंसर। ठीक है, अगला प्रश्न है 9 नंबर का, कह रहा है कि जी का मान क्या होता है। जी का मान जो होता है ना पृथ्वी के केंद्र की ओर जाने पर कम होता है। अगर हम बात करें गुरुत्वाकर्षण की बात, तो अगर जितना पृथ्वी के केंद्र की ओर जाओगे, यानी पृथ्वी के केंद्र की ओर जाओगे, तो क्या होगा? गुरुत्वाकर्षण बल कम होगा। यानी ऑप्शन नंबर 2 होगा। ठीक है, अगला देखो 10 नंबर का प्रश्न। देखो 10 नंबर का प्रश्न है 1 और 0, 0 नीचे आ रखा है, इसलिए समझना नहीं कि 1 नंबर का क्वेश्चन, ये 10 नंबर का है। ठीक है, अब देखो प्रश्न हमसे क्या पूछा है, कथन और निष्कर्ष वाले। कथन में क्या कर रहा है समझना। कथन कर रहा है कि द्वार बंद होने पर भी लाइन पार करने वाले लोगों की लापरवाही के कारण रेलवे क्रॉसिंग पर कई लोगों अपनी जान गंवा देते हैं। ये कथन कर रहा है। अब हमारा निष्कर्ष क्या कर रहा है जो समझना। निष्कर्ष कार्यवाही क्या कर रहा है, निष्कर्ष कार्यवाही समझना। कर रहा है कि सभी रेलवे क्रॉसिंग बंद करके फ्लाईओवर बनाए जाएं। बिल्कुल गलत। अगर क्रॉसिंग बंद करके सभी जगह फ्लाईओवर बनाया जाए, बिल्कुल गलत। करा उन लोगों को दंडित किया जाना चाहिए जो द्वार बंद होने पर रेलवे क्रॉसिंग को पार करते हैं, बिल्कुल से उसको दंडित किया जाए, उस पर फाइन बांधा जाए, ताकि वह क्या हो, तो वह पार ना कर सके। यानी केवल और केवल अनुसरण करता है। ठीक है, अगला प्रश्न समझना क्या कर रहा है समझो। यहाँ पे कर रहा है, यहाँ पे 11 नंबर का प्रश्न है। कर रहा है समूह ए के कर्मचारियों की आय का माध्य इतना रुपया। ठीक है, समूह बी के कर्मचारियों की आय का माध्य इतना है। यदि समूह बी में कर्मचारियों की संख्या समूह ए की तुलना में 10 गुना अधिक है, तो दोनों समूहों को कुल आय के मध्य और ए की आय के मध्य कितना अंतर होगा। सिंपल तरीका से हमें यहाँ पे क्या करना है समझो। यहाँ पे क्या करा है देखो, करा यहाँ पे ए है और यहाँ पे क्या है बी है। अब ए की आय कितना है 3400, और बी की आय कितना है 45 और यहाँ पे 00। ठीक है, करा यदि समूह बी में कर्मचारियों की आय बी में कर्मचारियों की आय ए की तुलना में 10 गुना अधिक है। अगर ए 1 है तो बी कितना है 10 गुना, यानी 10 है, 10 गुना अधिक है। ठीक है, अब हमें क्या कर रहा है जो समझना है। कह रहा है कि दोनों समूह में कुल आय। अब दोनों समूह का हम कुल आय कैसे निकालेंगे, तो सिंपल तरीका से यहाँ पे क्या होता है 3400 गुने का 1 होगा, और प्लस का यहाँ पे क्या होगा 4500 और गुने का 10 होगा, और बटा का क्या होगा तो 10 और 1 11, यानी जुट जाएगा 11। अब इसको हल करते हैं। यहाँ पे क्या हो जाएगा 3400 प्लस का यहाँ हो जाएगा तो 45 और यहाँ पे 30 हो जाएगा। ठीक है, और बटा का 11। अब इसको हम क्या करेंगे जोड़ देंगे, तो देखो 1 0 2 0 और यहाँ पे 4 हो जाएगा, और यहाँ पे 5 और 3 8 होगा, और यहाँ पे 4 होगा, और बटा का 11 हो जाएगा। अब इसको काटेंगे, कितना मतम कटेगा, तो 11 चौका 44, 11 चौका 44 और यहाँ पे 3 0,
ये जो निकला या क्या निकला, टोटल का निकला। हमसे क्या पूछा है, तो हमसे देखो पूछा है दोनों समूहों की कुल आय। दोनों समूहों की कुल आय कितना है, तो 4,400। और क्या करा है, समूह ए की आय के मध्य अंतर, ए की आय का मध्य अंतर यानी ए की आय कितना है, तो ए की आय 3,400 यानी 3,400 के बीच अंतर यानी घटा दो। तो 0 0 0 और यहाँ पे 1 यानी 1,000। 1,000 यानी ऑप्शन नंबर 1 होगा आपका राइट आंसर, बिल्कुल करेक्ट आंसर। ठीक है, चलो अगला प्रश्न समझना क्या करा है। 12 नंबर का प्रश्न देखो, 12 नंबर का प्रश्न करा इनमें से कौन से सबसे लंबी नदी है जिसका उद्गम भारत में है। देखो कंफ्यूज करने वाले प्रश्न है। यहाँ पे सोचोगे सबसे लंबी नदी ब्रह्मपुत्र है, लेकिन इसका उद्गम जो है भारत से नहीं बल्कि तिब्बत से है। तो सबसे लंबी नदी जो है जिसका उद्गम भारत से है वह गंगा नदी है, जो कि 2525 किलोमीटर क्या है, तो इसका लंबाई है। बोले तो ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, देखो 13 नंबर का प्रश्न समझना क्या कर रहा है। प्रश्न है कि कौन सा शब्द कूट भाषा में प्लीज का प्रतिनिधित्व करता है। प्लीज का प्रतिनिधित्व करता है, देखो करा प्लीज गिव मी योर पेंसिल को इतना के रूप में लिखा जाता है। फिर करा प्लीज टेक केयर को इतना के रूप में क्या करा लिखा जा रहा है। अब देखो समझने वाली बात है कि प्लीज का हमें क्या करना है, तो यहाँ पे कोड वर्ड पता करना है। तो देखो प्लीज यहाँ पे है इतना, और इतना को इतना कहा जा रहा है, यानी प्लीज का कोड वर्ड इससे पता चल जाएगा। और देखो प्लीज यहाँ पे प्लीज टेक केयर यानी इसका कोड वर्ड इतना है, यानी प्लीज यहाँ प्लीज का कोड वर्ड यहाँ से भी हमें पता चल जाएगा। यानी सिंपल तरीका से हमें समझ में आ रहा है कि कथन 1 और 2 दोनों से हमें यहाँ पे प्लीज का कोड वर्ड पता चल रहा है, यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा, तो 1 होगा राइट आंसर। ठीक है, अगला प्रश्न समझना 14 नंबर का। देखो 14 नंबर का प्रश्न कर रहा है CAO का सूत्र इकाई द्रव्यमान क्या होगा। तो देखो यहाँ पे हमें पता करना है CAO का सूत्र। अब अगर हम बात करें यहाँ पे देखो CA का यहाँ पे क्या होता है भाई, तो यहाँ पे CAO का हो जाता है 40 और O यानी ऑक्सीजन का हो जाता है 16। अब दोनों को जब हम जोड़ेंगे तो 40 से 16 कितना हो जाएगा, तो यहाँ पे 56 यू जो हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे 2 हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट, बिल्कुल सही। ठीक है, चलो अगला प्रश्न देखो समझना क्या कर रहा है। 15 नंबर का कराए निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया में उष्मीय ऊर्जा निर्मित होता है। अगर हम उष्मीय ऊर्जा निर्मित की बात करें ना, निर्माण होता है, तो वह है श्वसन। श्वसन में क्या होता है, उष्मीय ऊर्जा निर्मित होता है, ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, 16 नंबर का प्रश्न देखो कराए नवंबर 2018 में आयोजित होने वाले महिला T20 विश्व कप 2018 की मेजबानी किसके द्वारा की गई है, वेस्ट इंडीज द्वारा। देखो 2018 में यह एग्जाम चला था और 2018 का करंट पूछा गया, तो समझ लो आप लोग 2024 का सारा करंट याद कर लेना। अगला प्रश्न देखो क्या पूछा गया था समझना। यहाँ पे देखो पूछा गया था 17 नंबर का प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी फरवरी 2017 में विश्व का नंबर 1 जूनियर बैडमिंटन खिलाड़ी बन गया था, तो लक्ष्य सेन। ऑप्शन नंबर 1 होगा आपका राइट आंसर। यह भी देखो करंट पूछा गया था, यानी 2018 का एग्जाम में 2017 का पूछा गया था। ठीक है, अगला प्रश्न देखो पूछा गया है क्या कारण निम्नलिखित में से कौन सी धातु जल के साथ आसानी से अभिक्रिया कर लेती है। जल के साथ आसानी से अभिक्रिया कौन करती है भाई, पोटेशियम। पोटेशियम जो होगा ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर। ठीक है, 19 नंबर का प्रश्न समझना करा किस देश को मुख्य रूप से कम्युनिस्ट माओवादी दलों द्वारा शासित किया गया था, तो राइट आंसर होगा चीन। ऑप्शन नंबर यहाँ पे 2 होगा आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर। ठीक है, अगला प्रश्न देखो पूछा क्या गया था समझना। अगला प्रश्न है 20 नंबर का। 20 नंबर का प्रश्न यहाँ से आप सभी से पूछा जा रहा है समझना, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, थोड़ा सा यहाँ पे आप लोग समझने की कोशिश करना। कराए दी गई आकृति में ABCD समान समद्विबाहु त्रिभुज के 2 युग्मों को काटने पर आयत PQRS निर्माण होता है। ठीक है, काटे हुए भाग का कुल क्षेत्रफल इतना है, तो PR की लंबाई क्या होगा, यानी PR का लंबाई, यानी हमें बताना है। देखो अगर हम बात करते हैं यह
तो पी और आर इस तरह से ये लंबाई हमसे पूछना चाह रहा है। अब ये लंबाई क्या होगा ये हमें बताना है। सिंपल तरीका से क्या करेंगे समझना। अगर हम बात करते हैं यहाँ पे ए बी सी और डी को, तो ये क्या है, वर्ग है। पी क्यू आर एस की अगर हम बात करते हैं तो क्या है, आयत है। अगर यहाँ पे हम बात कर लेते हैं कि ये वाला ये त्रिभुज है, समद्विबाहु त्रिभुज मान लेते हैं, तो ये दो भुजा बराबर होगा, ये कर्ण हो जाएगा। उसी प्रकार यहाँ पे अगर हम मान लेते हैं ये दोनों भुजा बराबर है, ये दोनों भुजा बराबर है, ये दोनों भुजा बराबर है। ठीक है, समद्विबाहु त्रिभुज मान ली, दो भुजा क्या है, बराबर है। अगर हम यहाँ पे ये बात करते हैं सिंपल तरीका से, इसको मैं मान लिया बाई तो इसको भी मैं मान लिया बाई, दोनों का बराबर होगा। ठीक है, अगर यहाँ पे मैं मान लिया इसको x तो यहाँ पे भी मैं मान लिया इसको x। ठीक है, अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, देखो अगर हम पी क्यू की बात करते हैं, पी क्यू निकालना चाहते हैं तो कैसे निकालेंगे, तो यहाँ पे ये हो गया हाइपोटेनस कर्ण। अब कर्ण बराबर क्या होता है भाई, यानी कि पी क्यू बराबर क्या होता है, तो कर्ण बराबर होता है रूट अंडर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। यानी यहाँ से क्या हो जाएगा, तो बाई के स्क्वायर हो जाएगा और प्लस बाई का स्क्वायर हो जाएगा, यानी 2/² हो जाएगा। यानी 2/² रूट हट जाएगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, बाई हो जाएगा और √2 हो जाएगा। ठीक है, समझ पा रहे हो, 2 बाई है तो 1 बाई हो जाएगा और यहाँ पे √2 आ जाएगा। अगर हम बात करते हैं उसी प्रकार यहाँ पे Q और R का, तो Q और R का अगर हम बात करते हैं तो QR बराबर ये कर्ण बराबर क्या हो जाएगा, तो लंब स्क्वायर आधार स्क्वायर यानी x² हो जाएगा और प्लस का x² हो जाएगा, यानी यहाँ पे x√2 हो जाएगा, x√2 हो गया। ठीक है, समझ पा रहे हो। अगर हम पी आर की बात करते हैं, अगर हम ये दोनों की बात करते हैं, ये वाले भाग को, ये वाले पी और आर की बात करते हैं, तो पी आर कैसे निकलेगा, तो पी आर निकालने के लिए अगर हम ये वाले इसका कर्ण और ये वाला इसका कर्ण को जोड़ देते हैं, यानी इन दोनों को हम जोड़ देंगे तो हमें क्या निकल जाएगा, पी आर निकल जाएगा। यानी पी आर निकालने के लिए, पी और आर निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इन दोनों को जोड़ना पड़ेगा। ठीक है, अब पी आर निकालने के लिए इन दोनों को जोड़ना पड़ेगा, यानी यहाँ से रूट अंडर हो जाएगा, क्या हो जाएगा भाई, तो यहाँ से हो जाएगा y√2 का स्क्वायर प्लस का। ठीक है, अब यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा x√2 का स्क्वायर। समझ पा रहे हो। अब अगर हम बात करते हैं, क्या कर रहा है कि कटे हुए भाग का क्षेत्रफल 228 मीटर है, कटे हुए भाग का क्षेत्रफल 228 मीटर है, तो यहाँ से हम क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, तो 1/2 यानी 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई, आधार कितना है x है और यहाँ पे ऊंचाई x है, यानी x गुने का x हो जाएगा। ठीक है, प्लस का फिर क्या हो जाएगा, 1/2 गुने आधार यहाँ पे क्या है, बाई है और गुने का बाई हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे क्या है, दो त्रिभुज है तो यहाँ पे गुना का 2 हो जाएगा, और बराबर का क्या है भाई, तो 288 है तो 288 हो जाएगा। ठीक है, क्षेत्रफल 288 है। अब यहाँ से हम क्या कर लेंगे, तो यहाँ से सिंपल तरीका से हल कर लेंगे। देखो ये 2 से ये वाला भी कट जाएगा, ये वाला भी कट जाएगा। यहाँ से बचा x² और प्लस यहाँ से बचा y² और बराबर x² y² बराबर 288 आ गया। ठीक है, अगर हम इसको थोड़ा सा और हल करना चाहते हैं, तो यहाँ से अगर हम थोड़ा सा और हल करना चाहते हैं तो रूट अंडर क्या हो जाएगा, तो रूट अंडर अगर हम 2 कॉमन ले लेते हैं, √2 जो है वह कॉमन ले लेते हैं तो 2 बाहर आ जाएगा और यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे x² हो जाएगा और प्लस का y² हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से हमें क्या करना है, तो अगर हम P और R की बात करते हैं तो P R की लंबाई यहाँ पे क्या है, तो मान धर देते हैं, यहाँ पे क्या है √2 हो जाएगा और यहाँ पे x² प्लस y² का मान कितना है, 288, यानी गुना का 288 हो जाएगा। अगर हम इसको गुना कर लेते हैं तो कितना हो जाएगा, तो 8 दूनी 16 जो बाकी 8 दूनी 16 1 17 के साथ बाकी 1 2 दूना 4 1 5, और इसका जब हम वर्गमूल निकालते हैं तो हमें 24 आता है। यानी राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 4 होगा आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर। ठीक है, समझ रहे हो। तो चले हम सब नेक्स्ट प्रश्नों पे। तो देखो अगला प्रश्न समझना क्या करा, 21 नंबर का प्रश्न। 21 नंबर का प्रश्न कर रहा है कि निम्नलिखित रोगों में से कौन सा एक अनुवांशिक विकार है।
अनुवांशिक विकार की यानी बात करें तो अनुवांशिक रोग है वह है थैलेसीमिया। थैलेसीमिया जो है आपका राइट आंसर होगा, बिल्कुल करेक्ट होगा, ऑप्शन नंबर 3 होगा। ठीक है। अगला प्रश्न कह रहा है कि दी गई आकृति में भिन्न आकृति का चयन करें, यानी सबसे अलग आकृति कौन है ये पता करना है। सिंपल तरीका से देखो, अगर हम आकृति ए में देखें तो बीच भाग से आधा रंगा हुआ है, ऑप्शन बी में भी बीच भाग से आधा रंगा है, ऑप्शन डी में भी बीच भाग से आधा रंगा है, लेकिन ऑप्शन सी में देखो रंगा हुआ नहीं है, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पे 1 होगा, जो कि बिल्कुल सही है। ठीक है। अगला प्रश्न देखो क्या कर रहा है समझना। 23 नंबर का प्रश्न कर रहा है, कथन और निष्कर्ष वाले प्रश्न है, समझना। यहाँ पे हमसे क्या पूछा जा रहा है, देखो यहाँ से पूछा जा रहा है कि इस आउटलेट में अधिकांश कपड़े पुराने फैशन के हैं। इस आउटलेट में अधिकांश कपड़े जो है पुराने फैशन के हैं। अब देखो निष्कर्ष कर रहा है, दुकान के कुछ कपड़े अब फैशन में नहीं है। दुकान के कुछ कपड़े अब फैशन में नहीं है, बिल्कुल सही। यहाँ पे करा है ना, इस आउटलेट में अधिकांश कपड़े पुराने हैं। पुराने यानी पुराने फैशन का है, नए फैशन का नहीं है, अब फैशन में नहीं है, यानी पुराने वाले। ठीक है। दुकान जल्द ही बंद होने वाली है, ये थोड़े ना कर रहा है, तो क्या होगा, केवल निष्कर्ष एक अनुसरण है, बिल्कुल करेक्ट है। अगला प्रश्न समझना क्या कर रहा है, तो 24 नंबर का प्रश्न। 24 नंबर का प्रश्न कर रहा है 1/0.04 का मान क्या होगा। अब देखो 2 अंक के बाद दशमलव है, तो यहाँ पे दशमलव हटेगा तो 2 जीरो ऊपर चला जाएगा। अब इसको काटोगे तो क्या हो जाएगा, यानी 25 चौका 100 यानी 25 होगा, ऑप्शन नंबर 3 होगा। ठीक है। अगला प्रश्न देखो क्या कर रहा है, 25 नंबर का प्रश्न कर रहा है। 25 नंबर का प्रश्न यहाँ पे आप सभी से कि फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान भारत के खाली स्थान में हिमालय क्षेत्र में स्थित है। फूलों की घाटी कहाँ है, उत्तराखंड बोले तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे 3 होगा, यानी फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड में हिमालय क्षेत्र में स्थित है। ठीक है। अगला प्रश्न देखो यहाँ से पूछा गया आप सभी से, सिंपल तरीका से समझना। कह रहा है किसी कमरे की लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई, यहाँ पे क्या है, लंबाई है, चौड़ाई है और ऊंचाई है, कितना है भाई, तो यहाँ पे 3 है और 4 है, मान लिया। ठीक है। कह रहा है यदि लंबाई 2 गुना, चौड़ाई 2/3 और ऊंचाई आधी की जाती है तो कमरे के चारों दीवारों को पेंट करने की लागत में कितना प्रतिशत तक कम हो जाएगा। ठीक है। पहले हम सिंपल तरीका से समझते हैं। यहाँ पे सबसे पहले अगर हम बात करते हैं इसका पहला रेशियो करा लंबाई चौड़ाई ऊंचाई इतना है। अब इतना में हमें क्या कर लेना है, तो इसको हमें यहाँ पे इसको पहले हल कर लेंगे, उसके बाद हम इसको दुगना 2/3 और आधी करके फिर क्या करेंगे, प्रतिशत देख लेंगे कितना कम और कितना ज़्यादा हो रहा है। ठीक है। देखो समझना है यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे हम क्या करेंगे, चारों दीवारों का क्षेत्रफल निकालेंगे। अब इतना से, अब चारों दीवारों का क्षेत्रफल क्या होता है, तो होता है 2 × लंबाई प्लस का चौड़ाई और गुने का क्या होता है, ऊंचाई होता है। ठीक है। अब यहाँ पे 2 हो जाएगा, लंबाई प्लस चौड़ाई देखो हम यहाँ पे x मान लेते हैं, 3x और 4x। ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या है, लंबाई कितना है 3x और चौड़ाई कितना है 3x। अब यहाँ पे क्या होगा 3x और प्लस का 3x और गुने का क्या हो जाएगा, ऊंचाई क्या है, तो 4x यानी 4x। अब 3 और 3 कितना होगा 6x और 6 दूना का करेंगे तो 12x हो जाएगा। ठीक है। और गुने का यहाँ पे 4x। अब 12 गुने का 4 करेंगे क्या होगा, तो 12 × 5 = 12, 24 12 × 3 = 36, 12 × 48 और यहाँ पे x² हो जाएगा, 48x² आ गया। ठीक है। ये पूरा पहला वाला रेशियो है। अब हमें रेशियो क्या कर रहा है, करा यदि लंबाई 2 गुना कर दिया जाए, यानी लंबाई पहले कितना था, तो 3 था, अब 3 का 2 गुना कर देंगे तो 6x हो जाएगा। चौड़ाई 2/3 कर दिया जाए, यानी पहले कितना था 3x था और इसका क्या कर रहा है 2/3 यानी 2/3 कर दिया जाए। ठीक है। और क्या कर रहा है भाई, ऊंचाई आधी कर दिया जाए, ऊंचाई कितना था 4x था, अब इसको क्या कर दिया जाए, आधी यानी 1/2 कर दिया जाए। अब देखो नया रेशियो क्या आ रहा है, 6x आ रहा है और यहाँ पे 3 से 3 कटेगा, यहाँ पे 2x आ रहा है
और यहाँ पे क्या होगा, 2 से कटेगा 2 दूना 4 यानी 2x आ रहा है। ये निकला हमारा नया रेशियो। अब इसका हम क्या करेंगे, तो यहाँ से हम क्या कर लेंगे, तो चारों दीवारों का क्षेत्रफल निकालेंगे। इसको भी वही करेंगे, 2 इंटू लंबाई प्लस का चौड़ाई और गुने का ऊंचाई कर देंगे। ठीक है, अब देखो यहाँ पे 2 हो जाएगा और गुने का यहाँ पे 2 और लंबाई और प्लस चौड़ाई यानी 6x और प्लस का 2x करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे 8x हो जाएगा और यहाँ पे गुने का ऊंचाई यानी 2x। अब देखो 8 दूना का 16x और 16x और 2x यानी 16 दूना 32x स्क्वायर। ठीक है, ये निकल गया नया रेशियो वाला, ये पुराना रेशियो वाला। अब कह रहा है कि कितना प्रतिशत कम हो गया, यानी पहले था 48x स्क्वायर, अब हो गया 32x स्क्वायर, तो कितना कम गया, तो कम गया 16x स्क्वायर। यहाँ पे समझना कितना कम गया भाई, तो देखो पहले 48 था, अब हो गया 32 यानी 16x स्क्वायर हो गया। अब कितना में कमा भाई, तो 48 वाले में कमा, यानी पहले वाले में कमा 48x स्क्वायर में और गुने का 100 कर दो। ठीक है, इसको काटो इसको काटो, 16 तिया 42, 16 तिया का 48, 16 दूना 32, 16 तिया का 48। अब यहाँ पे क्या हो गया, तो यहाँ पे बच गया ऊपर में 100 और नीचे में बच गया 3। अब इसको हल करोगे कितना आएगा, 33/1/3। 33/1/3 बोले तो ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर। ठीक है, समझ रहे हो। तो चले नेक्स्ट पे देखो, यहाँ पे समझना आप लोग 27 नंबर का प्रश्न क्या करा है भाई। 27 नंबर का प्रश्न करा है, निम्नलिखित वाक्य किसने कहा था, नाम में क्या रखा है, यदि हम गुलाब को किसी अन्य नाम से भी बुलाएंगे तो वह सुगंध ही देगा। यह कहा था विलियम शेक्सपियर ने, ऑप्शन नंबर 4। अगला प्रश्न है, कह रहा है 2 नंबर का प्रश्न कि तत्व x चतुर्थ संयोजन तत्व y द्वि संयोजन है। तत्व x जो है चतुर्थ संयोजन है, तत्व y द्वि संयोजन है। इन दोनों तत्वों का बना यौगिक जो होगा वह क्या होगा, XY2 होगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे 1 है आपका करेक्ट आंसर, बिल्कुल सही आंसर। ठीक है, अगला प्रश्न देखो क्या पूछा गया था, समझना। कराया है मुख्य भूमि में श्रेष्ठ अभिनय के लिए बाफ्टा फिल्म पुरस्कार 2018 से किसे सम्मानित किया गया, तो उसे किया गया था गैरी ओल्डमैन को। ऑप्शन नंबर 2, ये करंट प्रश्न है 2018 का। ठीक है, 30 नंबर का प्रश्न समझना क्या पूछा गया था। देखो यहाँ जो है प्रश्न है क्या कर रहा है भाई, तो यहाँ पे सारांश इसका पढ़ना और पूर्वानुमान लगाना है। ठीक है, देखो यहाँ पे समझना क्या कर रहा है। यहाँ पे हमें पूछा जा रहा है कि पीढ़ी एक्स वे लोग हैं जिनका जन्म 1975 से 1981 के बीच हुआ था। ठीक है, पीढ़ी एक्स वाले वे लोग हैं ना जिनका जन्म 1975 से 1991 के बीच हुआ था। ठीक है, कर्मचारियों के रूप में जब स्वतंत्र रूप से कार्य करने का मौका मिलता है तभी पीढ़ी एक्स के लोग अधिक चुनौतीपूर्ण ढंग से कार्य करने में प्रयुक्त होते हैं। यह पीढ़ी एक्स को इतिहास की सबसे उद्यमी पीढ़ी बनाता है। अब हमें करना है पूर्वानुमान पे लगाना है। देखो यहाँ पे एक पूर्वानुमान एक क्या करा है पीढ़ी एक्स में स्व निर्देशिक सर्मी होने की पुनरावृत्ति है। देखो क्या करा, पीढ़ी एक्स में स्वनिर्देशित श्रमिक होने की पुनरावृत्ति है। बिल्कुल सही। यहाँ पे क्या कहा ना कि पीढ़ी एक्स वे लोग हैं जो 1975 से 91 के बीच हुआ था, जो कि स्वतंत्र रूप से कार्य करने का मौका अगर मिले ना तो पीढ़ी एक्स के लोग अधिक चुनौतीपूर्ण से ढंग से कार्य करने में पुनरावृत्ति होते हैं। और वही कह रहा है कि पुनरावृत्ति है, तो बिल्कुल है। पीढ़ी एक्स में इतिहास बनाने की प्रवृत्ति है। ठीक है, बिल्कुल है। यानी क्या करा, ऐतिहासिक में सबसे उद्यमी पीढ़ी बनाता है। यानी यहाँ पे क्या है 1 और 2 दोनों का दोनों सही है। ठीक है।